बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जिसमें बंटवारे के दौरान देश भर में मारे गए लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लखनऊ में भी बड़े स्तर पर इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी ने पूछा कि आखिर सेक्युलर लोग पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या और जुल्म पर चुप्पी क्यों साधे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष को अपने वोट बैंक को खिसकने का डर हमेशा सताता रहा है, इसीलिए विपक्षी मानवता की हत्या पर भी मौन रह जाते हैं। योगी ने बात तो शुरू की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा से, लेकिन उसे जोड़ दिया बंटवारे के दौरान 10 लाख हिंदुओं की बेरहमी से हत्या पर। योगी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत में भी कुछ लोग जातियों में बांटकर विभाजन जैसा माहौल बना रहे हैं। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिखाई दिए। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से काफी औसत प्रदर्शन करने वाली बीजेपी जानती है कि अगर उसे उपचुनाव में अपना परचम लहराना है तो उसे अपना हिंदुत्व वाला ब्रह्मास्त्र निकालना होगा, क्योंकि उसी से बूस्टर डोज से उत्साहित विपक्ष को परास्त किया जा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या सीएम योगी, सभी बार बार हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों में देख चुकी है कि जब जब विपक्ष जनता को जातियों में बांटने में कामयाब होता है, तब तब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो बहुसंख्यकों को हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट रख सके, जिससे समाजवादी पार्टी के पीडीए की धार को कुंद किया जा सके। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने एक बार फिर से अखंड भारत का सपना साकार करने का आह्वान करते हुए कहा कि या तो अखंड भारत बनेगा या फिर पाकिस्तान साफ हो जाएगा। आज हम तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, पूछेंगे हर जरूरी सवाल जो आपके जहन में है। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मसले पर किस तरह से देश और प्रदेश की राजनीति गर्माती रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बहाने एक बार फिर बंटवारे को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही देश के बंटवारे के वक्त भी हुआ था, जब 10 लाख हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब अखंड भारत का सपना साकार होगा या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है।
और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि भारत में विपक्ष लोगों को जातियों में बांटकर विभाजन के जैसा माहौल तैयार कर रहा है। इस जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातिगत जनगणना कराने की मांग लगातार करते चले आ रहे हैं। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद दावा करते दिखाई देते हैं कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय पताका फहराएगी। साथ ही उन्होंने वोट बैंक को लेकर सीएम योगी के बयान पर तंज भी कसा। योगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल दी हैं, वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है। जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है, हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं। हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी है, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या ये ले जाए कि यहाँ लखनऊ से ये बोरा खोल दे वोटवा का? वोटवा तो हमारे पास है। आज विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही लखनऊ के हजरतगंज में पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक पैदल मौन मार्च निकाला गया, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तीनों शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन करने के बाद यूपी बीजेपी में घमासान मचा है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी शामिल हुए। ये तस्वीरें सामने आई तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कस दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, और आपसी खटपट का किया, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई है सवाल। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों ओर से जोर आजमाइश तेज हो गई है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाए तो एक बात साफ है कि जब जब विपक्ष जनता को जातियों में बांटने में सफल हुआ, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। इसीलिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को फ्रंट फुट पर रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस उपचुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी या फिर विपक्ष लोकसभा में मिली ज्यादा सीटों के मनोवैज्ञानिक जीत के बूस्टर को उपचुनाव में भी भुना पाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की काफी देर से मौजूदगी है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 17 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में संगठन, चुनावों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसके पहले रविवार रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। आपको बताते चले, कई राज्यों में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और उसके ठीक पहले 4 जून 2024 लोकसभा के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसने अपेक्षा के अनुरूप बीजेपी को ताकत नहीं दी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर फॉर्म में दिखाई दे रही है। एक के बाद एक मंथन का दौर जारी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अमित शाह के घर पर ये जो बैठक चल रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या जानकारी देंगे आप हिमांशु? देखिए, बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे के करीब जो है ये बैठक चली, जिसमें संगठनात्मक चुनाव जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ से लेकर मंडल और जिला के चुनाव होने हैं और प्रदेश के चुनाव होने हैं और उसके बाद राष्ट्रीय चुनाव होने हैं, और उसको लेकर तैयारियों को लेकर जो है बातचीत हुई। और उसके साथ जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की जो बैठक होनी है 17 तारीख को, उसमें क्या एजेंडा रहेगा, वो तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो संघ के साथ रविवार को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि 17 तारीख को एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसका मिनी स्वरूप जो है वो इस बैठक के अंदर है। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रभारी है, सभी राज्यों के
प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ साथ संगठन मंत्री भी इस बैठक में रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी बैठक है। और इस बैठक में जो चुनाव नतीजे आए हैं 2024 के, उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके का फीडबैक रहा और तमाम ऐसे मुद्दे जो आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं राजनीतिक परिदृश्य में, उनको लेकर चर्चा होगी। उससे पहले ये बैठक हुई है। बहुत धन्यवाद हिमांशु। गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जब 2024 के लोकसभा के आंकड़े सामने आए, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हिंदू हिंदू ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से हिंदुत्व की धार देने की कोशिश की जा रही है क्या बीजेपी की ओर से? और उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का बयान भी देखा जा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, हिंदुओं की बात करना किसी को शर्मसार नहीं करता है भाजपा में। हमें तो गर्व है इस बात का कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज की डंके की चोट पर बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि देश को तुष्टीकरण के दीमक ने जो डसा था वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, इनके दुष्कर्मों का परिणाम है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, हम सबने देखा बांग्लादेश में किस तरह से वहां जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी ने जब बधाई दी मोहम्मद यूनुस को, तो एक लाइन में कहा एक्स पे बिल्कुल स्पष्ट कि जो वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को, इसको रोकिए। आरएसएस बोला, वीएचपी बोली, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, भाजपा बोली। चुप कौन रहा? चुप रहा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी बधाई का एक संदेश लिखा, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा। चुप कौन रहा? प्रियंका वाड्रा गांधी, जो फिलिस्तीन के गाजा पे जो आतंकी हैं, उनके लिए भी बोली, लेकिन वो हिंदुओं के लिए नहीं बोली। और हां, बोले सलमान खुर्शीद, उन्होंने डराया और जनता को भारत की बताया कि देखो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा भारत में। क्यों भाई, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदू प्रताड़ित किए जाएंगे यहां पे? तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है और जो जात के नाम पे बांटने की राजनीति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, मैं जवाब आज क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, एक लाइन और बोल दूं फिर आप चले जाइएगा। हमें एक बात याद रखनी है, ये वो दिन है जब 1.5 करोड़ भारतीय विस्थापित हुए, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और हमें अपनी भूल से सीख के आगे बढ़ना है। लेकिन दुख की बात क्या है, जो ऐतिहासिक भूलें चाचा नेहरू ने करी, अपने बंद गले के कोट में गुलाब का फूल लगाना उन्हें याद रहा, लेकिन अनुच्छेद 370, विभाजन हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई कह के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, वो लेने से मना कर दिया। ये भूले हैं जिसपे आत्मचिंतन होना चाहिए, और तभी हम इतिहास से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी बातों को लेकर मनोज काका जी, बीजेपी ये याद दिलाती रही है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, लेकिन मौजूदा ये जो स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, जातियों में बांटकर जो विपक्ष है वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहा है। क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए चित्रा, बहुत सारी बातों को नहीं भूलना चाहिए। ये देश ये भी नहीं भूला कि आजादी जब 15 अगस्त 1947 को मिली तो 6 महीना के अंतर्गत ही देश की उन्मादी संस्था आरएसएस के साथी गोडसे ने पूज्य गांधी की, जो देश के आजादी के नायक थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये देश ये भी नहीं भूला है, आज के दौर में ये देश नहीं भूल रहा है चित्रा, कि आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो चाइना हमारे बॉर्डर पर छोटे छोटे गांव बसा चुका है, हाईवे बसा चुका है, और उसके सामने सरकार को जो जवाब देना चाहिए वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही।
ये देश चित्रा ये नहीं भूला है, ये देश ने जफर शाह की शहादत भी नहीं भूली है, बहादुर शाह जफर की, जिसने कम से कम माफीनामे पे नहीं अपने जीवन काटा। ये देश नहीं भूला है कि इसके आजादी दिलाने में 200 साल की दास्ता को आजाद दिलाने में सावरकर जो माफीनामा पे अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं बहादुर शाह जैसे बहादुर लोगों ने पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में काटी, अपने बेटों के कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें झुकना होगा तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने कहा कि आए जफर दमदमे में दम नहीं और ठंडी हुई शमशीर शान की है जफर, तो जफर साहब ने कहा कि जब तलक ईमान रहेगा गाजियों, जब तलक से जान रहेगा गाजियों के ईमान में, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे जो बलिदानियों को देश याद कर रहा है, देश कहां भूला, लेकिन देश उन लोगों से जानना चाह रहा है कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप अपने एक मुख्यमंत्री अपने नागरिकों से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में ये बताने में 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी नाकाम रहे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करा, 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। वो क्या हिंदू नहीं थे? आज पूरे देश में 45 साल की बेरोजगारी है। गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आएंगे। ठीक है, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आज सभी जनपदों में दलितों पिछड़ों का न कहीं डीएम है न कप्तान है। अभी सारे बीएसए हटा दिए गए। तो जो लोग स्वयं जातिकरण, जो लोग स्वजातियों के पोषक हों, अपने जाति के लोगों का सिर्फ पोषण करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। और संविधान में अपने नागरिकों की बात करी गई है कि हम सभी नागरिकों को हर तरह की समता और हर तरह के अवसर की समता प्रदान करेंगे। जो लोग अपना जातिवाद संगठन चलाना चाहते, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जवाब ले लेती हूँ। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी 1 घंटे तक कार्यक्रम है, आप आगे भी सवालों के जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है, हो गई आपकी बात। पर खड़े नहीं गौरव भाटिया जी, आप ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, धार्मिक उन्माद क्या पैदा करना चाहती है बीजेपी इस तरह के बयानों के जरिए? देखिए, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। और जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, अखिलेश यादव के मुंह में भी तो दही जम गई। लेकिन हाँ, बोले अखिलेश यादव मोहित खान के लिए, बोले नवाब सिंह यादव के लिए। एक एक करके मनोज जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मनोज काका जी, आप मोदी के ट्विटर के बयान का बखान कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने ट्विटर नहीं लिखा। मनोज काका जी, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। मनोज काका जी इस तरह से नहीं हो सकता। मनोज काका जी इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते। 11 रुपए लो, मनोज काका जी प्लीज। गौरव भाटिया जी पर्सनल टिप्पणी नहीं। मनोज जी अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। समाजवादी पार्टी में मनोज काका जी अपनी अपनी बारी में, ये तरीका नहीं हो सकता। मनोज काका जी ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का, प्लीज। तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाई है मनोज काका जी। और कम से कम शाब्दिक ज्ञान अच्छा रखो। अपने पिताजी से पूछते कि यहाँ 11 रुपया लेने के लिए रहते थे समाजवादी पार्टी में। मनोज काका जी इस तरह से डिबेट तो नहीं हो पाएगी। अगर आप लगातार बोलेंगे मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी आपका, किस तरह की। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कोई किसी पर करेगा, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है मनोज जी, अब उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में है। ये तरीका ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में बोला तो मैं एक बात बता दूं। मेरे पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं ही था जिसने अखिलेश यादव की गर्दन बचाई थी। जजमेंट पढ़ लेना और सुनो, चपरासी से तुम प्लीज बदतर हो। भाटिया जी, तुम ऐसे व्यक्ति ये हो शब्द जिसको तो बाहर ठीक नहीं रखना है। चाहिए, अब ये बीच में बोले चपरासी और इस तरह के शब्द ऐसे। बिल्कुल ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी, मैं आपत्ति जताती हूँ उस पर। मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने जो तो सवाल पूछे मेरे जवाब स्वर्गीय दीजिए। पिताजी पे बोले, वो मैंने उचित उन है, पर, चित्रा मैंने जी, उनको चलिए। भी मना किया अब मैं है। इसको हाँ, आगे बढ़ाता मुद्दे हूँ, पर बोलिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। हाँ, नहीं ठीक है, हाँ धन्यवाद। देखिए, मैंने क्या सवाल उठाया? मैंने ये सवाल उठाया कि हिंदू जब प्रताड़ित हो रहा है, अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जमी? लेकिन वो मोहित खान के साथ खड़े हैं, नवाब सिंह यादव के साथ खड़े हैं। MY, हम बात करते हैं महिलाओं की, M और युवा की, ये बात करते हैं मुस्लिम यादव की।
और डीएनए टेस्ट होना चाहिए अखिलेश यादव का और मनोज काका जैसे प्रवक्ता का, जो उत्तर नहीं दे पाए। आरएसएस को इन्होंने उन्मादी बोल दिया। मैंने सुना आरएसएस के बारे में, अब मैं आपको ज्ञान दे देता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस का योगदान देके 1963 की गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें बुलाया कि आपने भारत चीन युद्ध में ऐसा योगदान किया। दूसरा, क्या मंत्री नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? उनकी पृष्ठभूमि भी आरएसएस की है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तीसरी बड़ी बात चीन की करते हो। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन दी है ना, जब यूपीए में तुम घटक दल थे, उसी कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो कम से कम बोलने से पहले तथ्यों को जान लो कि क्या है। और हाँ, राष्ट्रीय ध्वज पे भी बता दो, आप जान लो 2004 से पहले आप राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे कोई भी संगठन। सुप्रीम कोर्ट का उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी मनोज जी, ठीक है? उनकी बात पहले हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी मनोज काका जी। उनकी बात हो जाए उसके बाद मनोज जी आप ही के पास आऊंगी। मनोज काका जी उनकी बात हो जाए, मैं आप ही के पास आऊंगी। प्लीज गौरव भाटिया, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज, कौन सा तरीका है भाई? बदतमीज आ जाते हैं। जनता ने फेंक दिया, अभी चुनाव में नहीं देख पाए। अरे ये बदतमीज है, घटिया ये तुम्हारा एक चरित्र कौड़ी है। के आदमी नहीं है, इसीलिए इनको बीच में बोलना मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप लोग इसी तरह से करेंगे, इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, अब बार बार परसेप्शन तो यही बन रहा है ना कि भैया ये लोग जीत नहीं पाए, उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो अब एकदम हिंदुत्व की धार को रफ्तार दे दो और हिंदू 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 हर जगह करो। मुख्यमंत्री के बयान की क्या यही मायने निकाले जा रहे हैं जो विपक्षी दलों की ओर से, वो सही है? शांतनु जी। चित्रा जी, देखिए, हमें इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए। आज विभाजन, आज ही के दिन इसी समय 1947 में जब विभाजन का तांडव चल रहा था और अलग अलग ऑथर्स ने उसको डॉक्यूमेंट करा है, चाहे वो सीताराम गोयल हो, प्रियंका गोती हो, कोयनाड अल्स्ट हो, मैथ्यू वाइट हो, कि किस तरह से 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू सिख काटे गए और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू सिख विस्थापित हुए। उसकी विभीषिका को आज अब नरेंद्र मोदी क्योंकि उस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, तो उसको हम उसकी चेतना को दोबारा जी पा रहे हैं। आपको पता है, जब हिटलर ने ज्यूस, करीब 60 लाख ज्यूस को मारा, उसको होलोकास्ट कहते हैं। अलग अलग ऑथरों ने डॉक्यूमेंट कराया कि जो हिंदू होलोकास्ट हुआ 1000 साल में इस्लामिक इन्वेडर के द्वारा, अंग्रेजी इन्वेडर के द्वारा, वो सबसे बड़ा है। और इतनी दुख होता है, चैनल पे बैठ के एक आदमी बहादुर जफर को वीर सावरकर से ऊपर दिखाता है, एक आक्रांता को वीर सावरकर के ऊपर दिखाता है, केवल क्योंकि उसके मुस्लिम वोट बैंक को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपको पता है, यूरोप के 18 देशों में अगर आप होलोकास्ट को नकार देते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। डिनाइंग होलोकास्ट इज ए क्राइम इन यूरोप। हमारे यहाँ तो कोई भी बोलता नहीं, हिंदुओं के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या दिक्कत है? उस बात को याद दिला रहे हैं आज, और नरेंद्र मोदी ने एक मौका दिया सबको कि हम जिए उस बात को, उस गलतियों को ना दोहराएं। उस गलती को हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हो रही है। और ठीक कहा कि कोई नहीं बोल रहा है, हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि एक चैनल में, किसी चैनल में कहा नहीं, हमें इस मुंह से बाहर आ जाना चाहिए कि वो हिंदू हैं, वो तो बस बांग्लादेशी हैं। उस बात को याद रखिए, इसमें राजनीति भूल जाइए। अगर हम लोगों को हिंदुओं की तरह अपना अस्तित्व मानना है तो देखिए दुनिया में क्या करा है। होलोकास्ट पे बड़ी बड़ी मूवीज बन चुकी हैं। आप वो माइंड कैंप जैसी किताब पूरे यूरोप में नहीं मिलती है, आपको दिल्ली में मिलती है। तो मेरे ख्याल से इसको राजनीति से ना जोड़िए इस मुद्दे को। और जो पूरी सदी का सबसे बड़ा हिंदू होलोकास्ट हुआ था, उसको आज याद करने का दिन है। उसी को मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको पता है। उन्होंने महर्षि अरविंद को कोट करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कोई स्पिरिचुअल अस्तित्व था ही नहीं, इसलिए ऐसा देश का कोई मान्यता ही नहीं, या तो भारत में मिल जाएगा या खत्म हो जाएगा। और हमने देखा भी है पाकिस्तान की क्या आर्थिक अवस्था है, खाने और दाने के लिए तो मोहताज है आदमी। उस व्यक्ति को एक इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री इस बात को कोट कर रहा है, उस बात को इस तरह से लेना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री की बातों का गलत मायना क्यों निकाला जा रहा है? इतिहास में जो बातें सच्चाई के रूप में दर्ज हैं वो तो उसी का जिक्र कर रहे थे, तो इसको राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अगर वो हिंदू अस्मिता की बात योगी आदित्यनाथ पहली बार तो करने लिया है, 1998 में जब पहली बार वो सांसद बने थे तब से लेकर आज तक अब लगातार उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं, तो बार बार ये कहना कि नहीं उपचुनाव है, इसी वजह से हिंदुत्व की धार पर लौट आए हैं मुख्यमंत्री और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, यही पॉलिटिक्स है बीजेपी, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? रत्नाकर त्रिपाठी जी। चित्रा जी, पहले आपसे अनुरोध है कि मुझे 21 रुपए भिजवा दीजिएगा, ताकि ये तय हो जाए कि भाई मैं बोलने आया तो मुझे पैसा मिला, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाजपा की प्रवक्ता का स्तर बहुत गिर गया है। कम से कम उनका मान रह जाएगा 11 रुपए 21 रुपए का। दूसरी चीज जो आपने मुझसे पूछा, कोई इस बात को नकारता नहीं है कि विभीषिका नहीं हुई, त्रासदी नहीं हुई।
विभाजन घर में होता है तब त्रासदी होती है, देश का हुआ तो क्यों नहीं हो। लेकिन जिन्होंने इसको जिस तरह का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनके पूर्वजों ने कभी उसका स्टेक होल्डर नहीं रहे, कभी उसमें भाग नहीं लिया, फेंस सिटर नहीं रहे, वे अगर इस बात का आकलन करेंगे तो ये माना जाएगा कि जिस दिन, नहीं शांतनु जी, सर हिलाने से नहीं होगा, सीधे सीधे लड़ाई लड़ी गई। शांत रहिए शांतनु जी, आपका वक्त आएगा तो बोलिए। आपकी कैंटीन के किसान, आपकी जो आपके आरएसएस के भाजपा से जुड़े लोगों ने कभी नहीं आंदोलन किया, कभी जेल नहीं गए, एक दो लोग का किसी का नाम गिनाते हैं। और त्रासदी क्यों नहीं हुई चित्रा जी? शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दी गई, अब उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, और गांधी को तो 6 महीने के अंदर गोली मार दी गई। तो ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है। और हिंदुओं की जहां तक बात कर रही है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और बाकी लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ ट्वीट कर देना काफी है। मोहम्मद यूनुस को ट्वीट बता रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने तो लंदन में जब उनका नामांकन हुआ उसी समय कह दिया था कि अगर आपने वहां पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी तो मैं वहां आऊंगा ही नहीं। तो मोदी जी ने कौन सी बड़ी बात कर दी। और हाँ, गौरव भाटिया जी ने इस बात को आज आपके चैनल पे सिद्ध किया कि नेहरू दरिया दिल थे, राम मनोहर लोहिया उनसे चुनाव हार गए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में रखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू संकीर्ण सोच के नहीं थे। और जो 43,000 स्क्वायर फीट वर्ग मील भूमि की बात कर रहे हैं, अपने पुराने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का 200 वीडियो है, सुन लें। वो कहते हैं कि मोदी जो है उसने 400 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया चीन ने, उस पर बोल नहीं रहा है। भाटिया जी, आप वकील हैं, आपने अखिलेश यादव की गर्दन बचाई ना, आप सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जाकर के मुकदमा कर दीजिए। अभी बोला है उन्होंने 6 महीने के अंदर। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लेकिन छोटा सा नहीं, आप मेरा जो कि इतिहास का आप वर्णन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो गया है। नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और बहुत सारी कामयाबी उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन दरिया दल थे, इस वजह से उन्होंने विरोधियों को जगह दी है। सर, सब लोगों की भूमिका थी, आप इस बात को मत भूलिए। और इतिहास को अगर गलत तरीके से, मुझे लग रहा है कि आप इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी। अब नेहरू जी की अपनी भूमिका है, लेकिन इसके जरिए बाकी लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जो विरोधी रहे, उनको शामिल करना, दूसरे लोगों को शामिल करना, आप गलत इतिहास नहीं पढ़ा सकते हैं सर रत्नाकर त्रिपाठी। बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत मत कीजिए। पक्ष सुन लीजिए सर, मैडम, जो पक्ष यहाँ विपक्ष की भूमिका नकार रहा है, तो आप मुझे सिर्फ अपने ही उससे बता दीजिए, क्या नेहरू के ऊपर बाध्यकारी था कि वो अपने विपक्षियों को मंत्रिमंडल में लेते? नेहरू ने उनकी भूमिका को माना, नेहरू ने नकारा नहीं। अरे सबकी भूमिका महत्वपूर्ण थी उस समय, ठीक है, उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था रत्नाकर त्रिपाठी जी। आप किसी की भी नहीं, सही रास्ते पे मुझे नहीं आना है, आपको आना है रत्नाकर त्रिपाठी जी। उस समय जितने भी लोग थे सभी की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिनकी भूमिका को बहुत कम कर दिया गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अगर हम इतिहास का विवरण करेंगे तो इतिहास का विवरण सही तरीके से रखना चाहिए। हम एक आदमी को महान बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाकी लोगों की भूमिका बिल्कुल नगण्य कर दे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, मैंने पढ़ा है वो इतिहास, मैंने पढ़ा है वो इतिहास, और आप इस तरह से गलत विवरण नहीं कर सकते हैं। 40 में सरकार बनी हमारी, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। जब भी देश को आजाद होता है या किसी विदेशी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है, जिसमें उसका मतलब ही होता है कि जितने भी छोटे बड़े दल हैं सबसे लोग लिए जाएं। उसमें कोई उन्होंने कोई अपना दरिया दल नहीं दिखा दिया। आप किसी भी देश में चले जाइए, आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, जो भी देश पहली बार आजाद हुआ उसमें हर छोटी बड़ी पार्टी से लोग लिए जाते हैं। उनको लेना ही था, उनको हर मान्यता प्राप्त दल से लोग लेने ही थे। उन्होंने कोई दरिया दिली दिखाई, उनको अगर दरिया दिली दिखानी थी, देखिए ये तरीका नहीं है। ये आप समाजवादी पार्टी के साथ रह के उनकी गुंडागर्दी मत सीखिए। मैंने आपके बीच में गुंडागर्दी करके आपका सबसे बड़ा नहीं हो जाएगा। गुंडागर्दी करके आपका सबसे बड़ा नहीं हो जाएगा। देख लीजिए चित्रा जी, ठीक है रत्नाकर, जब आपका तर्क नहीं बढ़ा होता आपकी आवाज बढ़ेगी। ये तर्क का सिद्धांत है, आपका तर्क न बढ़ा हो तो चिल्लाने कवर फायर देने लगे। बाकी लोगों का कवर फायर देने लगे। उनको पता है रत्नाकर जी का तर्क ढीला है तो काका जी उनको कवर फायर देने लगे। बोलिए, खत्म कीजिए अपनी बात शांतनु जी, जल्दी। बस मैं इसी बात को कहूंगा, जब भी किसी देश में जब आजाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है, तो हर दल के जो भी मान्यता प्राप्त दल होता है उसके लोगों को लेना लाजमी होता है। उन्होंने कोई दरिया दिली नहीं दिखाई। अगर उनको दरिया दिली दिखानी थी,
तो सरदार पटेल को, जिनको 18 जो कांग्रेस की इकाइयां थी उन्होंने वोट दिया था, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए था नेहरू जी का। उन्होंने गोचे से आके तो अपना प्रधानमंत्री का पद का छीना, और उनको हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कॉन्स्टिट्यूएंट को, हर बड़े दल को, हर मान्यता प्राप्त दल को लाना ही था उनको। उन्होंने कोई लेकिन जो इतिहास है, इतिहास तो तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ता है ना, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए रत्नाकर जी, फिर उसके बाद मनोज काका जी, गौरव भाटिया जी। मुझे जरा शांतनु जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्लॉज बता दें, और बता दे राम मनोहर लोहिया ने चुनाव हारा था कि नहीं नेहरू से, उसके बाद नेहरू ने उनको महत्व दिया कि नहीं, ये बता दे मुझे। ये तरीका ठीक नहीं है यहाँ पर पूरी तरह से नहीं करता हूं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। सॉरी चित्रा जी, उनकी बात खत्म को आपने पूरा समय दिया। हाँ। उसके बाद आप दोबारा उनके पास जा रही है। वो राजनीतिक विश्लेषक है और हम भाजपा के प्रवक्ता और आप भाटिया जी के पास चले जाइए। करा रही है आप गौरव भाटिया जी, मैंने राजनीतिक विश्लेषक ही लिखा है, कोई नाम बदलकर उनका नाम नहीं लिखा है। ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है, ओके। अगर हमने 4 लोगों को बिठाया है तो सबको बराबरी का मौका देने की जिम्मेदारी एंकर की होती है। मुझे लगता है कि ये कम से कम विशेषाधिकार एंकर का है और उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास मैं बाद में चली जाऊंगी, आप अपनी बात कहिए। गौरव भाटिया जी बोलिए। चित्रा जी, विशेषाधिकार आपका है, लेकिन आपका कर्तव्य भी है कि समय बराबर से मिले, और अगर आरोप भाजपा पे लगे तो भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन ली जाए। ये जिम्मेदारी भी आपकी और आप में आस्था है, इसीलिए शायद आपके शो में बैठे। कांग्रेस की तरह बॉयकॉट नहीं किया हुआ हम लोगों ने, ये याद रखिएगा। अब सुनिए, रत्नाकर जी ने एक बात कही कद गिराने की, तो रत्नाकर जी मैं एक बात आपको बताता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और हां, जिसकी जो वक्त होती है उसी हिसाब से दिहाड़ी पेमेंट होता है। दिहाड़ी प्रवक्ता को यह नहीं पता होता है कि बीच में नहीं बोलना है, अपनी बारी में बोलना है। और जहां तक आपकी बात है, आपके लिए अपनी जान कुर्बान है। लेकिन रत्नाकर जी, नेहरू जी की दरिया दिली की आपने बात करी, ये दरिया दिली तो एडवीना ज्यादा अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ दी। क्या दरिया दिली थी? 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, दरिया दिली थी ये चाचा नेहरू की। कैसी बातें आप करते हैं। दूसरी बात देखिए, बांग्लादेश के संदर्भ में मैंने प्रश्न पूछे, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू तालिबानी है, ये सब कांग्रेस की भाषा रही है। और आप बालक बुद्धि के बयान को याद करिए, जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। बालक बुद्धि को शोभा देता है ये कहना। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। और मैं एक बात कह दूं, देखिए आप इतिहास में जान लीजिए, आंकड़े देके कहता हूं, अगर हिंदू बटा तो ये पक्का है हिंदू कटा। और क्यों? ये आंकड़े हैं, जब आजादी मिली पाकिस्तान में 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या थी 12% और 2011 में ये 2% रह गई। मुस्लिम जो भारत में आए थे और रह रहे थे 9.5% थे, आज 14% है। ये सहिष्णुता जो है ये केवल हिंदुओं में है, ये चरित्र केवल भारत का हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए नवाब सिंह यादव पे पूछा जाएगा, सपा के प्रवक्ता का बयान था नेत्री का कि वो लड़की जो कि नाबालिग थी वो क्या करने रात में गई। नवाब सिंह यादव पे सवाल नहीं पूछा। और ये तस्वीर है, क्या कष्ट नहीं होता हिंदुओं के लिए आपके चुप्पी? कोई महिला प्रताड़ित हो जिसको सपा का कोई मवाली गुंडा करे तो चुप्पी, और हम जब सवाल उठाएं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पे यहाँ पे टिप्पणियां किए जाए, ये गलत है। रत्नाकर जी आप भी जान लीजिए, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। माता पिता का मैं सम्मान करता हूँ, इसी तरह से आपको भी सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को भी किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय कीमती होता है और पार्टियों के हिसाब से यहाँ पर आकर प्रवक्ता बैठते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपको भी दिहाड़ी प्रवक्ता कहकर किसी को संबोधित नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी डिग्निटी होती है और उसका ख्याल सबको रखना चाहिए। नहीं, बीच में क्यों बोले? चलिए चित्रा जी आप बताइए। ठीक है, क्या बीच में बोलना ठीक है? डिबेट नहीं, वो गलत बात है, लेकिन हम डिबेट में बैठे हुए हैं ना, तो मैं अपने शब्द वापस लूंगा। हम डिबेट में बैठे हुए होते हैं और डिबेट में कई बार इस चीज की इजाजत दी जाती है।
लेकिन सारे ऐसे विवर्त दिहाड़ी में प्रवक्ता भारत कहना में तो ठीक देखा, नहीं है ना। उनकी ठीक है बारी गौरव में क्या भाटिया मैं जी, बोला था? अब मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज भाई, काका जी, जब उन्होंने वो- बहुत सारे वो सवालों जब पर घेरा है व्यक्तिगत आपको। टिप्पणियां करेंगे तो ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है मनोज काका जी। व्यक्तिगत टिप्पणी देखिए करेंगे चित्रा, तो बिल्कुल देखिए कहूंगा। चित्रा ठीक है। बहुत बहुत साफ क्या है। कीजिए? आप मैं बहुत जवाब ले साफ लेती है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। ठीक है, अगर मुद्दे आप पर। शाब्दिक मर्यादा और अपने आचरण का व्यवहार व्यवहारित करेंगे, शाब्दिक शुचिता रखेंगे, तो समाजवादी लोग कभी अमर्यादित नहीं होंगे। और आपको साधुवाद चित्रा की कम से कम आपने सबके प्रति समता का भाव रखा। जो साथी ने तमाम आंकड़े दिए, और एक लेखक भी हैं, लेखक हैं बेचारे, लेखकों के पास तो कम से कम शब्दों का, मर्यादा का भंडार होना चाहिए, लेकिन उनके भी मैंने शब्द देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रति कितना कटुता का भाव था। ये जो लोग हमें नवाब सिंह पर सिखाना चाह रहे हैं, उन लोगों से एक सवाल है कि चिन्मयानंद की मालिश हो रही थी और चिन्मयानंद के साथ कौन लोग खड़े थे? उस बेटी को न्याय नहीं मिला और चिन्मयानंद बाहर हो गए। जिस बेटी का शोषण हुआ वो बेटी जेल चली गई। जो लोग कठुआ में बलात्कारियों के साथ, अब चुप रहिए, जो लोग कठुआ में बलात्कारियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाले हो, जो लोग कठुआ में बलात्कारियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाले हो, जिस देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का शीर्षस्थ नेता जो प्रज्वल रेवन्ना का प्रचारक हो, जो इस देश में 3000 बेटियों के बलात्कार का आरोपी है, कौन? प्रज्वल रेवन्ना। और उसके प्रचारक कौन है? नरेंद्र मोदी। वो हमको शुचिता सिखाएंगे, वो इस देश के लोग को शुचिता सिखाएंगे। ये किसी के नहीं है चित्रा, ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, किसी के नहीं है। ये इस देश में नफरत कैसे रहे, इस देश में नफरत का व्यापार होता रहे और इनकी राजनीति चलती रहे। आप रोजगार पे सवाल कर लेंगी, आप जातिगत जनगणना पर सवाल कर लेंगी, आप महंगाई पर सवाल कर लेंगी, आप सामरिक सुरक्षा पर सवाल कर लेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिनको बीजेपी खुद कह देती है बाद में कि ये हमारे फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट हो जाओगे, फ्रिंज एलिमेंट हो जाओगे। तो वो लोग किसी विषय पर जवाब नहीं देते हैं। जो लोग ये किताब लिखते हैं, और लेखक साथी का जवाब है कि एमएस गोलवलकर ने जब किताब लिखी कि वी आवर नेशन हुड डिफाइन, तो वो नाजी से आदर्श प्राप्त कर रहे थे। जो लोग हिटलर से आदर्श प्राप्त करते हैं अपने किताबों में। जब गोलवलकर से पूज्य गांधी ने कहा कि आइए आजादी की लड़ाई लड़ें, तो चित्रा जी गोलवलकर ने कहा नहीं नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है, हम आजादी की लड़ाई में नहीं रहेंगे। ऐसे लोग जो हमेशा ब्रिटिशर्स का और हमेशा अंग्रेजों का साथ दिए, उनको गुलामी किए, वो क्या तिरंगा यात्रा के साथ रहेंगे? उनका दोहरा चरित्र। आरएसएस ने आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। काका जी, अब आपकी बात हो गई। ठीक है अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, मैं जवाब ले लेती हूं। इस देश के बलिदानियों का मन क्या जानेंगे? मैं तो चित्रा ऐसे परिवार से हूँ कि हमारे 2-2 सगे भाई, हमारे शब्द में नहीं है चित्रा, हमारे 2-2 सगे भाई इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और हम भी गए थे, लेकिन कुछ फिजिकल कारणों से हमें नहीं हो पाए। हम भी देश की सुरक्षा में होते। गौरव, ये लोग मैं जवाब ले लेती हूँ, आप जीवन काटे हैं, वो इस देश को आदर्श सिखाएंगे। राष्ट्रीय बोले गौरव भाटिया जी। ये कायर लोग। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमने प्रश्न पूछे उस पर उत्तर नहीं मिला। डीएनए टेस्ट ये कराएंगे पीड़िता का, लेकिन जब बात होगी कि आरोपी जो है वो सपा से है तो मुंह में दही जम यार, कठुआ के और चित्रा जी, मैं एक बात और बता दूं, ये क्या बीच में ना बोले, उनको बोलने दीजिए। अब आप देखिए, फिर आप बुलाऊंगा दिहाड़ी प्रवक्ता तो बुरा लगेगा। काका जी प्लीज, मनोज काका जी आपने सवाल उठाए हैं, आप जवाब ले लेते हैं ना प्लीज, जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास। तू मैं बात आगे बढ़ जाएगी। आपका सवाल हमने सुन लिया था मनोज काका जी। गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। नरेंद्र मोदी जी तो देश बिहार के एक मुख्यमंत्री का डीएनए जांच कराने की बात कर रहे थे। तब डीएनए जांच कराना अपराध नहीं था। आज एक अपराधी की डीएनए जांच की मांग कर दी गई तो कौन सा अपराध हो गया? ये सवाल है। अब ठीक हो रहा है ना चित्रा जी, सारे दर्शक देख रहे हैं, ठीक हो रहा है अब। ये वक्त कम है, आप जवाब दे दीजिए प्लीज गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कोई है तो यही समाजवादी पार्टी है, जिसकी साइकिल को तोड़ दिया जनता ने, लेकिन इनका गुरूर अभी लगता है टूटना और बाकी है, अभी पता चल जाएगा। ये इस तरह की पार्टी है चित्रा जी, इनका मैनिफेस्टो हाथ में है। आतंकियों के लिए कहते थे कि जो मुसलमान हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और प्रयास किया अखिलेश यादव ने। उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। आतंकवादियों का धर्म देख के ये लोग फैसला करते हैं मुकदमे चलेंगे या नहीं।